मजदूरों का जो भारत बिहार का जो स्थिति है कि दिन भर मजदूर कमाए नहीं तो शाम को खाएगा नहीं। मजदूरों का जो भारत बिहार का जो स्थिति है कि दिन भर मजदूर कमाए नहीं तो शाम को खाएगा नहीं। मजदूरों का जो भारत बिहार का जो स्थिति है कि दिन भर मजदूर कमाए नहीं तो शाम को खाएगा नहीं। आई हैव नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बट आई कैन स्पीच ऑन लैंग्वेज इन इंडियन कल्चर। हमारा कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है, हमारा किसी स्कूल में समझिए कि नामांकन ही नहीं हो पाया है। तो इस सब बात के लिए देखे कि भैया हमें वो ऐसा काम कर दे देश में कि सब नेता सीधा हो जाए। संविधान के ही अधिकारी जो कानून के रक्षक माने जाते हैं, उन्हीं द्वारा अगर आम जनता को सताया जाए तो लोग क्या करें? आम जन कहाँ जाए? मानवाधिकार का आदेश और आगे आने के बाद में अधिकारी मना कर दे, वो सुने ही ना, तो आम जनता कहाँ जाके रुकेगा? नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार। जैसा कि हमने पहले इनकी सर की बातचीत सुनी थी, जो इन्होंने बहुत सारी बातें मानवाधिकार से लेके पुलिस प्रशासन से लेके अपने मुख्यमंत्री जी के लिए भी बहुत सारी बातें बताई थी। आइए इनसे और विशेष तरीके से पूरा जो बात है उसका विवरण सुनते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। तो आप बताएं, अपने जो आपने बताया था कि वैशाली पुलिस आपके हर बात पे या तो वैशाली पुलिस का नाम रहता है या तो रहता है मुख्यमंत्री जी का नाम। तो आप मुख्यमंत्री जी से चाहते क्या है? पहला तो ये बात है। हम मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी कहें कि हमारी सरकार बनेगी तो बिहार के मजदूरों को दिल्ली, मुंबई, गुजरात, पंजाब नहीं जाना होगा। और ये बात हम जब से बच्चे थे तब से दिल्ली, मुंबई, गुजरात, पंजाब का ही चक्कर लगता है और हमें मजदूरी करने ही जाना पड़ता है। हाँ, और हम मजदूरों से जुड़ा हुआ कार्य ही करते हैं। और इन लोगों को का रवैया जो देखते हैं, सरकार कोई भी बनेगा मजदूरों के हक के लिए कोई काम न करेंगे, मजदूरों का शोषण करेंगे, मजदूरों को प्रलोभन देंगे और वोट लेंगे और राज करेंगे। जब भी कोई मुद्दा आएगा उसी का शोषण होगा। तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी मजदूरों के साथ अन्याय किए हैं। कहें कि हमार सरकार बनता हो तो उन्हीं के मजदूरी करे न जाए पड़ता। और उन्होंने हम लोग ठगा महसूस किए और देखे कि सारा मजदूर तो सरकार से लड़ेगा नहीं। सभी मजदूर के पास इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि वो पटना भी पहुंच सके, क्योंकि एक दिन पटना जाएगा तो शाम को खाएगा क्या। मजदूरों का जो भारत बिहार का जो स्थिति है कि दिन भर मजदूर कमाए नहीं तो शाम को खाएगा नहीं, तो एक दिन तो सरकार से लड़ नहीं पाएगा। तो देखे कि क्यों न हम मुख्यमंत्री जी को ही टारगेट करें, हर बार ही उन्हीं को टारगेट किए। और कहावत है कि ना कि समकक्ष योद्धा न हो तो युद्ध व्यर्थ है। तो हम बिहार में वैसे लोगों का टारगेट करते हैं कि भैया बरोबर के मिलेगा तो कम से कम 2-4 बात होगी। आपका गलती हम ढूंढेंगे, हमारी गलती आप ढूंढ लीजिए। तो आप जो आपका एक्चुअल प्रोफेशन है वो क्या है? आप करते क्या है? हमारा एक्चुअल प्रोफेशन है मजदूरों को बिहार से लाना और बिल्डिंगें बनाने के काम में लगाना। जो कंपनी हमें इंस्ट्रक्शन देती है उसको हम फॉलो करते हैं। हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं मजदूरों को वो फॉलो करते हैं कि भैया ये करना है। मेन काम हमारा है प्रोफेशन मकान बनाने का, बिल्डिंगें बनाने। तो जब आप मकान बनाना और बिल्डिंग बनाने के काम करते हैं तो फिर आप मुख्यमंत्री को आपस में कैसे टक्कर देने की सोच रहे हैं? आपने अभी बोला कि बराबर का होगा। हाँ। तो टक्कर बढ़िया बैठेगा। मुख्यमंत्री को एक आम आदमी टक्कर कैसे दे रहा है? देगा। हम कह रहे हैं कि एक आम आदमी भी टक्कर दे सकता है। टक्कर देने के लिए लगेगा कि आप जैसे लोग जब हमारे साथ हो तो किसी को भी टक्कर दिया जा सकता है। हमारा ये विचार है कि अगर समर्थन आदमी एक ही होता है, जो बड़े बड़े हिटलर को भी पढ़े हैं, मुरासोलिनी को भी पढ़े हैं, अभी ट्रंप को भी देख रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को भी देख रहे हैं कि सब अकेले ही हैं। तो आपने बिल्कुल ठान लिया कि मुझे तो लड़ना है। हाँ, हर हाल में उनको कानून के कटघरा में लाना है और इसके लिए जो भी हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। हम अंतिम सांस तक उनसे लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने
कहा था कि बिहार के मजदूरों को दिल्ली, मुंबई, गुजरात, पंजाब नहीं जाना होगा, और हमने उनको भरोसा करके उनको वोट डाले थे, वोट डलवाए थे, उनके दल में थे, उनके दिल में थे। अब फिर भी हमें मजदूरी करने पर जाना पड़ रहा है नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, गजरौला। तो ये तो कहीं ना कहीं हमें खलता है कि भैया तू सरकार चले बा, हम मजदूरी करब, थोड़ा से लड़म, जितना सामत है वो इतने भाव में लड़म, लेकिन थोड़े से लड़म। अच्छा। ये सोच है हमारी। तो आपने ये जो लड़ाई है ये कैसे कैसे शुरू की? वही शुरू किया, एकाएक हमारे दिमाग में बात आया कि नेता लोग झूठ झूठ बोल बोल के कहता है कि 15-15 लाख खाता में चल जाएगा। तो मैंने, हमको बड़ा ताज्जुब पड़ा कि भैया 15-15 लाख आएगा, तो फिर ठग लिया, उसको भी देखो ठग लिया, वो कह देगा कि 25-2500 खाता में जाएगा। तो इन सब बात के लिए देखे कि भैया हमें वो ऐसा काम कर दे देश में कि सब नेता सीधा हो जाए। जैसे हम किए कि बैंक वाला का लोन ले लिए, जब नोटिस आता है तो हम बोल देते हैं कि भैया 15 लाख जैसे क्रेडिट हुआ कि आपका लोन चुका देंगे। तो बोला कि भाई पैसे नहीं देगा मोदी तो आप पैसे दोगे कि नहीं? हम क्यों दे देंगे? हमें वो जब ना बोले थे तो हम तो लोन ना लिए थे, अब वो बोल दिए कि हम 15 लाख देंगे, तो एक उम्मीद जगा कि भैया 15 लाख वहां से 15 साल के अंदर में आइए जाएगा, तो हम चलो लोन ले लेते हैं कि 15 साल में तो सेटअप होइए जाना है। पैसा तो काला धन ऐबे करेगा। स्विस बैंक में 2,56,433 करोड़ रुपए पड़े हुए थे का दो, अब वो पैसे कहाँ गए वो हम सोच रहे हैं कि वो 2,56,000 करोड़ रुपए किनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ, ये सब गुनगुन पड़ा रहता है, सोचते रहते हैं। तो हम भी देखे कि भैया ये हम भी कुछ लोगों का लोन लेते हैं, किसी तरह जब हम पेंडिंग करेंगे इनको रोकेंगे तो जरूर अदालत की ओर रुख करेंगे, और फिर हम अपने अदालत में सफाई बयान देंगे कि भैया हम इनका इसीलिए पेमेंट रोक रखे हैं। तो सरकार पैसा देगी, आप तब जाके लोन दोगे? हाँ, वो नहीं तो कहा नहीं कि दोगे। भैया हम 15-15 लाख रुपए देंगे। काला धन 2,60,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, देश के नेताओं के हैं, कारपोरेटों के हैं, क्या क्या पैसा है। स्विस बैंक कैसा होता है हम लोग तो पता भी नहीं, कि देखे भी नहीं, सुने हैं, महसूस भी नहीं किया कि होता कैसा होगा। अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है कि आपको इतना साफ याद है एक एक नंबर कि इतने पैसे पड़े हैं? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? I have no educational qualification, but I can speak on language in Indian culture. हमारा कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है, हमारा किसी स्कूल में समझिए कि नामांकन ही नहीं हो पाया है। तो फिर आपको इतनी अच्छी तरीके से कानून, लड़ाई, बात, व्यवस्था सबकी जानकारी कैसे है? इसकी जानकारी है कि हम पहले भी वीडियो में बताए थे कि हम किस दिन ना पढ़े हमें याद नहीं, हम 45 साल के हैं, हमें याद आता है कि हम जहिया से होश संभाले हैं तो आज भी पढ़ लिए हैं, कल भी पढ़ लिए हैं, जेल में भी होते हैं तो वहां भी भारत का इतिहास इतना मोटा लेके, तकिया मिलता नहीं है जेल में, तकिया तो मुहैया नहीं होगा। हम सर जी 4-5 बुक्स दे दो हमें, तो 5 बुक हमारा एक तो तकिया बन गया, दूसर की उसको निकाल के मोहम्मद खिजली, मोहम्मद गूरी, औरंगजेब, हुमायूं, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर वगैरह को पढ़ते रहो, फॉलो करते रहो, समझते रहो कि लोग कैसे किए हैं। देखिए, क्वालिफिकेशन का होना और ऐसे ही पढ़ते जाना दोनों में फर्क होता है, पर आपको एग्जैक्ट जानकारी है। हाँ, एग्जैक्ट जानकारी है कि एग्जैक्ट जानकारी इसलिए है कि पिछले 30 साल 35 साल में जब से देखे कि पेपर छपने लगा हो, अमर उजाला हो या दैनिक जागरण हो, तो पूरे पेपर को हमारा तो मजदूर को काम पे लगा देना है, कंपनी की बात को मान लेना है, या जो बीच का गैपिंग मिला उसमें स्टडी करने लगना है और पढ़ते रहना है, समझते रहना है, एग्जैक्ट बात को पकड़ लेना है। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उसको खमी तुरंत निकाल लेंगे कि भैया आपसे गलत है। तो आपका शुरू से काम ये गलती पकड़ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, होता है कि भाई आप लोग बोल रहे हो, हम श्रोता नहीं है कि केवल सुनेंगे, माने भीड़ में केवल हम ताली बजाने वाले लोग नहीं है कि हम गए और आप जो भी बोल लिए हम ताली बजा के आ गए, ऐसी नहीं है। हमने नीतीश कुमार जी के साथ एकदम स्पष्ट बैठा था, आज में हिंदुस्तान एक दैनिक जागरण उस समय चलता था, आज में मुख्यमंत्री मंच पे थे तो हम नीचे से खड़ा थे, फोटो खींच रहा था प्रेस रिपोर्टर, तो हमें मालूम है
और जब वो बोल रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो बिहार के मजदूरों को दिल्ली, मुंबई, गुजरात, पंजाब नहीं जाना होगा, तो मैं वहां मौजूद था। और अपनी मौजूदगी में किसी को झूठ बोलते हुए देख ले तो ये तो हमारा जमीर गवाह नहीं दे रहा था। हमारा अंतर मन कहता है कि संजीव तुम्हारे तरफ से पहली गलती ना हो, और सामने वाला अगर नर नहीं नारायण हो तो भी लड़ जाना। तो इस हिसाब से तो अब आप तैयारी कर रहे होगे मोदी जी पे? क्यों? अभी तो आपने बोला कि 15 लाख, उन्होंने बोला था 15 लाख दिए नहीं है मुझे। वो 15 लाख में हम चुकता कर लिए हैं। हम दावे के साथ कह सकता हूँ कि मोदी जी जब तक है हमारा 15,96,435 रुपए सूद समेत देंगे ही देंगे। हमको पूर्ण भरोसा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद भी है। उसमें से कुछ दे चुके हैं, कुछ रेस्ट अमाउंट बचा हुआ है, वो भी अति शीघ्र में भेज देंगे। कैसे दे चुके हैं? वो दे चुके हैं, डिफरेंट स्रोतों से हमें पता है कि कैसे पैसा हमें पास आया। जब हम लड़ाई ठाने तो हमारे गांव में कोई कर्ज देने वाला लोग नहीं था। साहूकार लोग होते थे, बड़े बड़े जमींदार लोग होते थे, ठाकुर लोग होते थे, वो लोग ब्याज पे रुपया लगाते थे। हमारे घर पे चल के बैंक मैनेजर आया कि भैया लोन ले लो। जैसे चनाचूर फुचका बेचने वाला कैसे आपके यहाँ आता है, मेरे दरवाजे पे लोन ले लो। हाँ लोन ले लो। हम कितना दे रहे हो? तो इतना दे रहे। हम लाओ। हम की सलाह मोदी के वजह से क्या आ गया है। हम की चलो लो, कहाँ कहाँ लगाना है दस्तखत, तो लगाओ, फोटो दे दो, आप लोन ले लो। एक दिन आपका ही कहना था कि मैं लोन लेने जाता था तो लास्ट डे मैनेजर का ट्रांसफर हो जाता था। अभी आपका कहना है कि आपके घर आके चल के लोन देते थे लोग। वो इधर फिर इधर देने लगा है। जब उसके पहले जब लड़ाई लड़े तो कुछ दिन तक हमें तरपाया गया, लोन नहीं दिया गया। हम बोले कि भैया हम ITR फाइल किए हैं 2008 से 2018 तक, लोन दे दीजिए। ये दो तरीके की बात एक ही आदमी के साथ कैसे हो सकता है? होता है। हम तो गए, एक बार दो बार गए, नहीं मिला। अब फिर जब देखे कि अब इसको, और वो बड़ा लोन था 20-50 लाख वाला। अच्छा, और ये छोटा तो वो नहीं मिला। ये घर आके मिल रहा है। ये देखे कि भाई ये बीवी को खड़ा करो, 2 फोटो खिंचा लो, आसान से 50-60 हजार रुपए पालो वाला था। ये वाला लोन था, छोटा। हम चल बेटा तू भी आ, जो आ रहा है वो आने दे, जो बच रहा है उसको भी लेना है। तो आपका आगे का जो वो है कार्यक्रम कि आप आगे क्या करना चाहते हैं? हम आगे जब तक कि इस केस को जीत न ले तब तक किसी भी प्रकार का शुल्क, लगान, टैक्स, विपत्र का भुगतान भारत सरकार को, बिहार सरकार को करेंगे ही नहीं। चाहे इसके लिए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वो वचन उचन हमारा जाने वाला नहीं है, चाहे प्राण क्यों न चल जाए। एकदम ठान रखा है। हाँ, ठान रखें कि आपने गलत किया है मेरे साथ, और आप इतना हमें सताया है, इतना दबाया गया है हमें, इतना हमें तरपारित किया गया है। और इसका तो भाई हम तो पहले भी कहे कि चुन चुन के बदला लेंगे। हाँ, तो ये भी एक बात है। आप बार बार वैशाली पुलिस का जिक्र करते हैं। वैशाली पुलिस का जिक्र इसलिए करते हैं कि हमारे नंगे आंखों के सामने हमारे घर पे हथौड़ा चला रहे थे बलपूर्वक, और हमारे जितने महत्वपूर्ण घर के सामान थे, कागजात थे, रामायण थे, पोथी थे, कपड़ा थे, बर्तन बासन थे, सब ले गए। उसके बाद फिर हमारे दुकान पे चले गए, और दुकान को भी साहू वस्त्र एम्पोरियम नामक हमारा जो कपड़े का दुकान था उसका ताला तोड़ दिए बलपूर्वक। दबंगई के प्रकाष्ठा को पार किए। न कोई जज आदेश किया कि भाई, जज आदेश किया होगा घर जब्त करने का, कुर्की जब्ती करने का, कोई जज अमूमन, हम लोग न्यायालय से वाकिफ है, न्यायालय कोई आदेश देता है कि बहुत बड़ा कोई क्रिमिनल पकड़ा नहीं रहा है, अपराधी पकड़ा नहीं रहा है, तो उसका कुर्की जब्ती कर अमूमन यही समाज में देखने को मिला है। तो उन्होंने कानून को ताक पे रख के और बात को समझे नहीं, पुलिस दुकान में हमारा घुस गए, दुकान हमारा जब्त कर लिए हो। और दुकान जब जब्त किए हैं तो जो अपने नंगे आंखों से देखा हो कि पुलिस मेरे ऊपर बर्बर कार्रवाई की हो, मेरे पिता के ऊपर बर्बर कार्रवाई की हो, तो उसके प्रति नजरिया स्वाभाविक रूप से किसी को, बच्चे को भी बदल जाएगा। तो ये जो कार्रवाई है, आपका भी कहना है कि आप बच्चे थे उस टाइम, ऐसा क्या हुआ जो आपके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई? उस टाइम पिताजी को जो डकैती में फंसाया गया था, उस समय 7-8 साल का मुश्किल हमारा उम्र रहा होगा, 10 साल का। अच्छा, तो आपके पिताजी भी सरकार से जंग छेड़ते थे क्या? हाँ, हमारे पिताजी भी वो माने गलत का विरोध आज भी कर देते हैं। अभी देह में जान नहीं है, लेकिन आप उनके सामने एक गलत काम करके तो देख लो,
किसी का आम लीची पे डंडा मार के तो देख लो, जरूर टोक देंगे कि "दैट गलत कर रहा है"। उनके आंखों के सामने आज भी कोई कम तौल के देख ले, जैसे 1 किलो खरीदने जाओ, अगर वो 986 ग्राम दे दिया तो ये 14-15 ग्राम का अंतर होगा, उसके लिए भी टोक देंगे कि कैसे दे दिया। ऐसे करने का आदतन है हम। मतलब कुल मिला है कि डीएनए में चला आ रहा है। हाँ, ये हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। हाँ, कि पीढ़ी दर पीढ़ी की जुर्म न करेंगे, न जुर्म सहेंगे, न जुर्म। मेरे पहले ही हम बताए हैं कि हमारे आराध्य गुरु जो भी हों, ये कहे हैं कि भाई तुम्हारे तरफ से पहला गलती ना हो, सामने वाला अगर गलती कर दिया है, वो नर नहीं नारायण भी हो तो उससे लड़ना, तुम जीत जाओगे। अच्छा, तो आगे आपका क्या वो है? अभी सभी वैकल्पिक विचारों पर विचार करेंगे। आप जैसे मित्रगण से समर्थन जुटाएंगे। अच्छा, कि भाई हमें मदद की आवश्यकता है, सहयोग की आवश्यकता तो है। आपने अपनी जो अर्जी है, जैसा कि आपने बताया कि मैंने एफआईआर किया है, आपने अपनी ये जो अर्जी है कहाँ कहाँ दिया है और यहाँ से आपको क्या रिस्पांस मिला या कुछ नहीं मिला? हम अपनी अर्जी बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के पास दिए हैं। उनके यहाँ से आदेश मिला है कि एसपी वैशाली को कि आप इनके मामले को सुने, इनको संज्ञान में लें, इस मामले को निष्पादन करें, कैसे करें न करें आप समझें। और हम राष्ट्रीय मानवाधिकार का भी दरवाजा खटखटाए हैं, क्योंकि हमें लगता था कि भाई हम भी मानव हैं, हमारी भी कुछ अधिकार है। बिल्कुल। और चाहे जैसे भी हैं, हम अपने अधिकार के लिए तो लड़ेंगे। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के यहाँ से गए, वहाँ से आदेश पारित करा के लाए बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में। बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का कहना था कि भाई आपके पिताजी जीवित हैं। हम कि जी जीवित हैं, तो जीवित जब तक है तब तक कंप्लेनर उन्हीं को बनाओ, आप कंप्लेन ना करो। आप रामानंद शाह जी से कंप्लेन कराओ, क्योंकि अभी वो जीवित है, विकलांग है फिर भी जीवित है और न्याय उन्हीं को मिलना चाहिए। अच्छा, तो हम कहें कि सर एक तरफ से जहाँ एक जगह से ही फॉल्ट हुआ है, जहाँ न्याय का मतलब भी यही होता है किसी चीज को ठीक करना। आप पत्रकार हैं, आपको भी पता नहीं होगा सर कि आपसे अगर कोई सवाल कर दे कि न्याय का मतलब बताए, तो हमें नहीं लगता है कि आप भी डायरेक्ट बता पाएंगे कि न्याय का मतलब क्या होता है। न्याय का एक्चुअल मतलब होता ही क्या है, आप बताएं। आपको तो पता है क्योंकि आप तो बिना गुरु के पूरा ज्ञान लिए बैठे हैं, तो आप ही बताएं न्याय का एक्चुअल क्या मतलब होता है। हम बता रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट करके भी बताते। जैसे पहले के जमाने में फोन आता था, जो ऐसे उठा के ऐसे घुमाया जाता ठीक है ना, बिल्कुल फोन को देखें, बिल्कुल बिल्कुल उसका एक जगह होता है, वहां रखना होता है, उसको बोलते हैं रिसीवर। ठीक है। अगर आप वह फोन रिसीवर पे नहीं है, अनियंत्र है, तो वो अन्याय है। कैसे? जो सामान जहां रहना चाहिए, जो ये बटन यहाँ लगना चाहिए और यहाँ है, तो इसका मतलब ये गलत है, अन्याय है। न्याय का अर्थ होता है किसी गलत और अन्याय अलग अलग चीज है। हाँ, तो आप एकदम या तो क्लियर बताएं और या तो इस टॉपिक को रहने दें ना। क्लियर है, न्याय का मतलब होता है किसी चीज को ठीक करना, दुरुस्त करना, सही करना। बस न्याय का एकदम छोटा सा अर्थ समान है। इसका हमारे समझ से, अब आपके समझ से क्या आप रही है, आई डोंट नो। आप क्या समझ रहे हैं, हम क्या बेच रहे हैं, आप क्या खरीद रहे हैं, ये माने रखता है। हमारे समझ से न्याय का अर्थ होता है किसी चीज को ठीक करना, और न्याय तभी मान्य होता है जब सामने वाला ठीक हो। अब किसी तरह का न्याय की मांग कर रहा हो कोई पीड़ित परिवार, अगर आप उसको न्याय दे देते हैं तो इसका मतलब उसको ठीक कर देते हैं। जो चोर चुहार क्रिमिनल होने का जो हम पर आरोप लगा है, आप न्याय कर देंगे तो हम स्वतः स्वच्छ लोग हो जाएंगे, स्वतः अच्छे लोग हमसे मित्रता बढ़ाएंगे। न्याय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका की है। हाँ, न्यायपालिका। ठीक है, आपको दोषी या निर्दोष साबित करना, आपको दंड देना या दंड रहित करना, ये सब काम उनका है। हम या कोई इस काम को तो नहीं कर सकते। नहीं, हम नहीं कर सकते। इसके लिए हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था, हाँ, हमारा लोकतांत्रिक, देखिए हम भी बिल्कुल समझदार लोग हैं, हम भी न्यायिक बात ही कर रहे हैं। समझदार तो आप तो खतरनाक हैं। समझदार का एक दायरा होता है, आप उससे आगे हैं। चलिए, न्यायपालिका
और जो भारतीय संविधान है उसमें तो हम और आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। आपका जो कहना है वैशाली पुलिस के खिलाफ, तो आप जेल क्यों गए हैं? आपने अभी बोला था कि मैं जेल में सोता हूं तो किताबों का तकिया लगा लेता हूं, तो आप जेल क्यों गए? जेल, देखिए एक सीधी सी बात है, हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। इसका अर्थ आप भली भांति जान रहे हैं। अगर कोई क्रिया हुआ है तो इसका प्रतिक्रिया स्वतः हो जाएगी। ठीक है। तो ये समझिए कि जिसके पिताजी की हत्या करने का प्रयास किया गया हो, जिसका घर नोच लिया गया हो, जिसका दुकान जब्त कर लिया गया हो, उसको तो पुलिस डिपार्टमेंट के प्रति स्वाभाविक है कि नाराजगी होगा। हाँ, नाराजगी जायज है। और नाराजगी जायज होगा, और उस नाराजगी जायज में और जो क्रियाएं हुई वैशाली पुलिस के तरफ से जो क्रिया हुआ, उसी का प्रतिक्रिया हुआ है। जो भी जहां हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, जो भी हुआ है उसी का प्रतिक्रिया हुआ है, और इसी के वजह से जेल जाना पड़ा है। तो आप पे किस किस चीज के आरोप है? हम पे आरोप है वैशाली पुलिस का जवान पे बोलेरो चढ़ा देने का। अच्छा। समाज के लोग गोली मार देने का आरोप लगाए हैं। अच्छा। जिस समाज में हमारे पिता के ऊपर जानलेवा हमला हुई है, उस समय महज हमारी उम्र 20 साल से भी कम रहा है। अच्छा। तो बड़ा होने पे बेटा सोचा कि भैया हमारे पिताजी के हत्या में कौन कौन लोग शामिल हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दो तरह के लोग थे। पर्दे पे कौन कौन लोग थे, पर्दे के पीछे से प्राउंटिंग कौन करा रहे थे। अच्छा। तो उन लोगों को चिन्हित किया गया है। कुछ लोगों पे सरकार कार्रवाई की है, कुछ लोगों पे हम कार्रवाई किए हैं, कुछ लोगों पे ऊपर वाले ने कार्रवाई किया है। अच्छा। और यही हुआ है। तो इसी के खिलाफ आप पे मुकदमा चल रहा है? हाँ, चल रहा है। नहीं, मुकदमा जो भी है, जहां भी था, उसको विनम्रता पूर्वक हम जो भी है कानून का पालन किए हैं, अदालत में समर्पण किए हैं, बार बार किए हैं, फिर करेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो फिर करेंगे। न्यायालय में अगर कोई मुकदमा ठोक रहा है तो समर्पण करना ही है। न्यायालय से सब में बड़ी है, ये जरूर है कि न्यायालय की तरफ से कोई आरोप नहीं है। न्यायालय में हम बाइज्जत बड़ी हैं। तो आपका आगे का क्या सोचा है आपने? आगे का सोच है कि पहले इस केस को चाहे किसी भी मूल्य पे जीतना है। अच्छा। और तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं इस केस में? सरकार जो हमारा कंपनसेशन तय करे। सरकार की, मान लो कि सरकार कहीं सड़क बनाती है किसी के जमीन में, उसमें होटल है, मॉल है, सिनेमा हॉल है या गौशाला ही बना हुआ है, उस जमीन का अधिग्रहण करती है, उस मॉल को तोड़ती है, उस गौशाला को ढाहती है, उसका उचित मूल्य देती है कि भैया हमसे गलती हुई है, चाहे हम इस जमीन को अधिग्रहण कर लिए हैं, आप अपना मूल्य ले लो। अब हमारा सरकार घर जब्त किया है, हमें चोर डकैत कहा है, साबित नहीं कर पाए हैं। इस बात का भी कहीं ना कहीं हमारे दिल में बहुत ज्यादा खुन्नस है गवर्नमेंट के प्रति, सरकार के प्रति, कि भाई आपने हमें बार बार तरपारित किए हो, बार बार हथकड़ी लगाए हो, बार बार हमें थाने बुलाए हो, तो थोड़ा रेपुटेशन पे हमारा पड़ा है। अब जैसे ही हमें अच्छे लोग साबित कर दोगे तो हम भी भूल जाएंगे कि कभी लड़ाई हुआ ही नहीं है हमारे आपके बीच। सामान्य स्थिति में आप रहें, सामान्य स्थिति में हम रहें, यथा स्थिति बनाए रखेंगे दोनों पक्ष, यही हमारा कहना है। तो सरकार से आपका सीधा मांग ये है कि आपको क्लीन चिट दिया जाए। हाँ, ऐसा है? हाँ, कि हमें भाई आप सब नागरिक होने का सर्टिफिकेट प्रदान करें और हमारा सम्मानजनक मुआवजा दें, जो सम्मानजनक प्रतीत हो, समाज को लगे कि इसने जो श्रम किया इसका मूल्य लेके ही लौटा है। पर ऐसा सरकार करे क्यों? करे इसलिए कि उसने गलत किया है। उसने, मान लो नहीं, अगर आप जुर्माना ना देना चाहे तो कम से कम भैया कोर्ट में डाल के हमें डकैत भी तो प्रूफ कर दो। आपने तो ऐसा प्रूफ किया नहीं कि भैया ये चोर है, डकैत है, क्या है, ABCD है। आपने किस बेस पे हमारा दुकान जब्त किया, आपने किस बेस पे हमारा घर जब्त किया? तो ये आपकी जो दुकान जब्त हुई थी ये कब हुआ था?
ये हुआ था 89 में हुआ था 1989 में। जी, जब्त हुआ था दुकान 1989 में। और आप तब से केस लड़ रहे हैं? नहीं, हम 2013 से केस लड़ रहे हैं। तो फिर आपने उस टाइम पे क्यों छोड़ दिया? उस टाइम पे केस की जानकारी नहीं थी, नॉलेज नहीं था, बच्चे छोटे थे, पिताजी विकलांग थे, तो पहले पारिवारिक, अब मान लो कि अब कोई आपको धक्का मार के चला गया हो और आप पहले हॉस्पिटल जाके इलाज कराओगे कि जो धक्का मारा है उससे मुकदमा लड़ोगे? आप ही नहीं, पहला तो इलाज ही है। हाँ, तो हम पहले इलाज कराने में मसलूब हो गए कि भैया हमें मार दिया गया है, पहले हम इससे स्वस्थ से निपट ले, हम जो अब स्टेबल हो जाए, हम अपने आप को सशक्त करेंगे तो आपसे लड़ लेंगे। पहले अपने आप को तो मजबूत कर ले, आपके लायक, आपसे लड़ने लायक, और जब हम आज हो गए हैं तब आपसे लड़ने लायक अपने आप को उस सांचे में ढाला है कि आपके समक्ष खड़ा होना है, आपसे डिबेट करना है, ये चीज को करना है। तो आपके बराबर होने के लिए भी हम अपना टाइम लिए कि भैया 20 साल 15 साल हमें जो एक्सपेंस मिला, जो गैप मिला, इसमें अपने आप को उस लायक बनाए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी जानकारी दी है और हमारी कोशिश रहेगी आपकी बात सरकार तक पहुंचे। थैंक यू सर।